हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो अध्याय 7 की पार्ट 4 वीडियो है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व के बारे में सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे इस कोर्स के पीछे वाले सभी वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप लिंक पर क्लिक करके कोर्स के पीछे वाले सभी वीडियो को भी आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व के बारे में सीखने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व एक प्रकार का ऐसा डिवाइस होता है जो कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कम करने के लिए सिस्टम के कंडेंसर एवं एवापोरेटर के मध्य में लगा होता है। इस डिवाइस को कंडेंसर एवं एवापोरेटर के मध्य में इसलिए लगाया जाता है ताकि कंडेंसर से आने वाले हाई प्रेशर के द्रव रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कम करके एवापोरेटर के तरफ भेजा जा सके, जिसके वजह से एवापोरेटर ठंडा होता है। इस वाल्व को ईईवी अथवा ईएक्सवी के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व का प्रयोग अत्यधिक वीआरवी अथवा वीआरएफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम में किया जाता है। आपको मैं बता दूं कि जो वीआरवी या वीआरएफ मशीन होती है वो एक ही मशीन के दो अलग अलग नाम है। इसके अतिरिक्त इस वाल्व का प्रयोग इन्वर्टर टाइप के स्प्लिट एसी में भी किया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व के निर्माण में मुख्य रूप से कितने भाग प्रयोग किए गए होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व के निर्माण में मुख्य रूप से दो भाग प्रयोग किए गए होते हैं। इसके पहले भाग को इलेक्ट्रिकल भाग कहते हैं तथा दूसरे भाग को मैकेनिकल भाग कहा जाता है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दूं कि ये जितने भी दोनों भाग होते हैं, जब भी इस इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व को सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना होता है उस समय इन दोनों को एक दूसरे से अलग किया जाता है। ये दोनों एक दूसरे से आसानी से अलग हो जाते हैं और इनको अलग करने के बाद ही मैकेनिकल भाग को एवापोरेटर और कंडेंसर के मध्य में वेल्डिंग गन के द्वारा जोड़ा जाता है। इसको जोड़ने की पूरी प्रक्रिया के बाद इस मैकेनिकल भाग के ऊपर इलेक्ट्रिकल भाग को आसानी से फिट कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल भाग में क्या क्या चीजें होती हैं। तो इलेक्ट्रिकल भागों में बस एक मोटर होता है जिसमें कुल 4 कॉइलों की वाइंडिंग की गई होती है। इन कॉइलों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के बाद इसमें से 5 अथवा 6 तार बाहर के तरफ निकाले गए होते हैं। इन कॉइलों से ये जो 5 अथवा 6 तार बाहर के तरफ निकलते हैं, पहले के समय में ज़्यादातर मोटर 6 तार वाले आते थे, लेकिन आज के समय में अब जितने भी मोटर आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व के, वे सभी 5 तार वाले मोटर होते हैं। फ्रेंड्स, इस बात को और बेहतर तरीके से सीखने के लिए आप इस चित्र को ध्यान से देखिए और समझिए। इस चित्र में आपको 6 तार वाले मोटर और 5 तार वाले मोटर दोनों के चित्र को आसानी से दिखाया गया है और इसके अंदर किस तार को कैसे जोड़ा गया है वो आप देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। ये 6 तार वाले मोटर में जो 1 या 2 नंबर के जो कॉइल है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के बाद 3 तार बाहर के तरफ निकाला गया है, जिनमें से एक वाइट है, दूसरा रेड है और तीसरा ऑरेंज है। उसी तरीके से इधर 3 नंबर और 4 नंबर के जो 2 कॉइल है, उन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के बाद 3 तार बाहर के तरफ निकाले गए हैं। इनमें से एक येलो है, दूसरा ब्राउन है और तीसरा ब्लू है। तो इस तरीके से इस मोटर के अंदर से 4 कॉइलों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के बाद ये 6 तार बाहर के तरफ निकल जाते हैं। अब हम बात करते हैं ये 5 तार वाले मोटर के बारे में। तो इस 5 तार वाले मोटर में आप देखिए कि जो 1 नंबर और 2 नंबर के कॉइल हैं, उन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के बाद वैसे ही 3 तार निकाले गए हैं जैसे कि 6 तार वाले मोटर में निकाले गए थे। तो इसमें जो 1 और 2 नंबर को एक दूसरे के साथ जोड़ने के बाद जो पहला तार निकाला गया है वो वाइट है, दूसरा रेड है और तीसरा ऑरेंज है। उसी तरीके से इसमें यदि 3 नंबर और 4 नंबर के कॉइलों को देखें तो इन दोनों कॉइलों से 2 तार केवल बाहर के तरफ निकाला गया है, जिनमें से एक येलो है और दूसरा ब्लू है। अब इसमें जो तीसरा वायर होता है, 3 और 4 नंबर के जो कॉइल है उनका जो कॉमन वाला वायर होता है, उस वायर को 1 नंबर और 2 नंबर के
कॉइल के कॉमन वायर से यानी कि रेड वाले तार से अंदर ही जोड़ दिया गया होता है, उसको बाहर नहीं निकाला जाता है। तो इस तरीके से इस मोटर में सभी चारों कॉइल एक दूसरे से कनेक्ट होने के बाद इधर से 5 तार बाहर की तरफ निकल जाते हैं। अब इन दोनों मोटरों में जो 5 या फिर 6 तार बाहर की तरफ निकाले गए हैं, इन दोनों मोटरों को जो सप्लाई दी जाती है वो एक पीसीबी के द्वारा दी जाती है, जिससे यह मोटर को क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलाया जाता है, जिससे हमारा वाल्व खुलता है या फिर बंद होता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि यदि यह मोटर खराब हो जाता है तो क्या होता है और इसकी जाँच हम लोग कैसे करेंगे। तो यदि यह मोटर खराब हो जाता है तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व खराब माना जाता है। यह मोटर खराब हो जाने के बाद इस मोटर की उचित जांच की जाती है और मोटर को ही सिर्फ निकाला जाता है और उस पर नया मोटर दूसरा लगा दिया जाता है। मतलब कि जब ये वाल्व खराब होता है तो इलेक्ट्रिकल जो भाग है उसको बाहर निकाल दिया जाता है और जो मैकेनिकल भाग है वो उसी में रहता है। इलेक्ट्रिकल भाग को चेक किया जाता है और यदि खराब होता है तो उसको नया लगा के बाहर कर दिया जाता है पुराने वाले को। तो इस मोटर की जांच कैसे की जाए, तो इसकी जांच के लिए आपको इस चार्ट को देखना होगा और समझना होगा। इस चार्ट में टोटल 5 कॉलम बनाए गए हैं। इस 5 कॉलम में पहले कॉलम में लिखा गया है फ्रॉम, फिर टू, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस, फिर 6 वायर मोटर और इधर 5 वायर मोटर लिखा गया है। मतलब एक ही चार्ट से आप दोनों मोटरों की जांच आसानी से कर सकते हैं। इसकी जांच करने के लिए आपके पास एक मल्टीमीटर या फिर क्लैंप मीटर का होना बहुत जरूरी है। क्लैंप मीटर के जो 2 प्रोब होते हैं, उन दोनों प्रोबों को यदि आप इस चार्ट के अनुसार व्हाइट और रेड पर लगाते हैं तो रेजिस्टेंस 45 से 50 के बीच आना चाहिए। और यदि 6 तार वाला मोटर है तो उस समय यदि 45 से 50 के बीच आपका रेजिस्टेंस आ रहा है तो वो सही माना जाएगा। 5 तार वाला मोटर है तो वो भी सही माना जाएगा। इसी तरीके से सभी रेजिस्टेंसों को प्रत्येक रंग के तार के साथ लगाने के बाद जितना जो रेजिस्टेंस लिखा है उतना आना चाहिए, तब जाकर के हम कहते हैं कि ये सही है। इसमें यदि ये देखा जाए 5 नंबर वाले 5 वायर के जो मोटर होते हैं उसमें ये नॉट अप्लीकेबल लिखा गया है, या फिर 6 तार वाले मोटर है उसमें भी नॉट अप्लीकेबल लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो येलो और ब्राउन के बीच में जब हम कंटिन्यूटी जांच करते हैं तो वहां पर 45 से 50 का जो रेजिस्टेंस का ओम दिखाता है, तो उस समय 6 तार वाला मोटर बिल्कुल सही माना जाता है, लेकिन 5 तार वाला मोटर नॉट अप्लीकेबल है। मतलब ये है कि 5 तार वाले मोटर में ये दोनों रंग के तार नहीं होते हैं। येलो तो होता है लेकिन ब्राउन नहीं होता है, जिसके वजह से इसमें इसकी जांच नहीं की जा सकती है और इसका कोई विशेष मतलब नहीं है। अब हम इसमें 6 तार वाले में आते हैं कि यहाँ पहले ही लिखा गया नॉट अप्लीकेबल, तो इसका मतलब यहाँ येलो और रेड पर लगाने पर 45 और 50 ओम का रेजिस्टेंस आना चाहिए, जिसमें यदि 5 वायर का जो मोटर है वो सही माना जाता है, लेकिन 6 तार वाला जो मोटर होता है वो नॉट अप्लीकेबल लिखा गया है। जबकि 6 तार वाले मोटर में येलो और रेड दोनों कलर के तार होते हैं। तो उस समय आप यदि इस चित्र को देखिए, यदि कॉलम को छोड़ दिया जाए और इस चित्र को देखा जाए जिसमें कि 6 तार वाले मोटर को दिखाया गया है, तो 6 तार वाले मोटर में आप देखेंगे तो येलो और रेड एक दूसरे से बहुत दूर दूर तक है, मतलब एक दूसरे में कोई कहीं से ज्वाइंट नहीं है। रेड आपका इधर है और येलो जो है कि इधर है। इन दोनों कॉइलों से एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, इस वजह से यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल लिखा गया। तो इस तरीके से इस चार्ट के हिसाब से आप यदि समझते हैं तो सभी मोटर की जांच आप आसानी से कर पाएंगे। यदि ऐसा नहीं आता है तो मोटर खराब माना जाता है और सेम जितना बताया गया उसके हिसाब से थोड़ा इधर उधर रेजिस्टेंस का मान आता है तो हम कहेंगे कि हमारा मोटर सही है। और मोटर सही होने के बावजूद भी यदि हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व नहीं काम कर रहा है तो इसका अर्थ यह है कि जो मोटर के लिए सप्लाई आ रही है जो कि पीसीबी से आती है, हो सके तो पीसीबी खराब होगा और पीसीबी की जांच करें और उसे जब खराब पाया जाए तो उसको बदल दिया जाए। अब हम मोटर के चेक करने के बाद अब हम बात करते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व का जो दूसरा पार्ट्स होता है मैकेनिकल भाग,
उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व के मैकेनिकल भाग में एक परमानेंट चुंबक होता है जो कि इस वाल्व का मुख्य रूप से भाग माना जाता है। इस वाल्व का जो मैकेनिकल भाग होता है इसके अंदर का सबसे मुख्य भाग होता है। वास्तव में यह एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल भाग ही है, क्योंकि ये मोटर के अंदर रोटर का काम करता है। रोटर अर्थात वह भाग जो मोटर के अंदर घूमने का काम करता है। तो यही भाग होता है जब मोटर को सप्लाई दी जाती है तो यही जो परमानेंट चुंबक होता है वह क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब आप इसके अलावा भी इस मैकेनिकल भाग में कुछ जो है कि पार्ट्स होते हैं, जिनमें से एक शाफ्ट है, एक वाल्व होता है और दूसरा जो अगला जो होता है इसमें एक वाल्व सीट होता है। तो यहाँ पर जैसे ही मोटर को सप्लाई मिलती है तो मोटर को सप्लाई मिलने के बाद जो हमारा मैग्नेट होता है, जो परमानेंट मैग्नेट है, वह क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज अपने हिसाब से घूमता है। जब एवापोरेटर की मांग होती है कि उधर ज़्यादा रेफ्रिजरेंट चाहिए, मतलब एवापोरेटर के तरफ ज़्यादा गर्मी होती है, तो हमारा मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूम करके वाल्व को खोल देता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर के तरफ पहुँचता है। और जब एवापोरेटर की कूलिंग बिल्कुल सही हो जाती है, मतलब ठंडा हो जाता है एवापोरेटर का एरिया, तो उस समय हमारा मोटर जो होता है क्लॉकवाइज घूमता है, जिससे ये वाल्व बंद हो जाता है और जो रेफ्रिजरेंट है वो यहाँ से बहुत कम मात्रा में एवापोरेटर के तरफ जा पाती है, जिससे कि हमारा एवापोरेटर की जो कूलिंग होती है वो एक समान बनी रहती है। फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि हमारी वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और इस कोर्स को शुरू से लास्ट तक करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।